हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर आज आपके लिए मई मंथ के थर्ड वीक का करंट अफेयर लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, इसमें हम सारी वो चीज़ें देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपने एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, बैंक के एग्ज़ाम के लिए, व्यापम के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, इवन एमपीपीएससी में भी बहुत सारे करंट अफेयर फंस सकते हैं। ठीक है, हमने 2 सप्ताह का करंट अफेयर कवर कराया था बहुत अच्छे से। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हो आप बताइए, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करूँगा। आइए अपन चलते हैं थर्ड वीक की तरफ। ठीक है, चलिए तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने ये दिया हुआ है। लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए गाया सत्य भारत भारतम सॉन्ग करके था। ठीक है, इसको लगभग पता है आपने 211 गायक एक साथ मिलकर ये गाना गाए थे। 211 गायक। ठीक है, इसमें से मेनली जो है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। देखिएगा, ये अनुराधा पौडवाल हो गई, कविता कृष्णमूर्ति हो गए, सान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोन, ये सारे मेन थे। 211 गायकों ने गाया था मिलके गाना। ठीक है, काफ़ी फेमस रहा ये गाना। इसकी छोटी सी क्लिप हमने यहाँ पे आपके सामने रखी हुई है, आप इसको जाके गूगल पे भी देख सकते हैं। और ये अलग अलग भाषाओं में भी गाई गई थी। अलग अलग भाषा मतलब जैसे पंजाबी हो गई, उर्दू हो गया, इन सब भाषा में भी इसका संस्करण दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यही था। ठीक है, किसने गाया है इसे? लता मंगेशकर ने गाया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हुआ। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है, उन्होंने ये अपनी नई स्कीम लॉन्च की, राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम। ठीक है, ये वही मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया यहाँ पे। पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। अब इस शुभारंभ पे और क्या क्या थी मेन चीज़ें, तो इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य क्या था कि कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही गिरती जा रही है, जिसके कारण न केवल शहरी अर्थव्यवस्था बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। तो उसके लिए हमारे भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री कौन है अपने? भूपेश बघेल और अनसुईया उइके, ठीक है, अनसुईया उइके, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी मिल रहा है जो हमने ये लिख दिया है, 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को इससे लाभ मिल सकता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी बनाया गया है। क्राइटेरिया क्या बनाया गया है कि जिनके पास किसान कार्ड होगा उन्हीं को इस योजना का फ़ायदा होगा, जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे उनको ये फ़ायदा होगा। तो उस क्राइटेरिया के तहत छत्तीसगढ़ में 1.87 मिलियन लोग आते हैं लगभग। तो कहा गया है कि इस योजना से इतने लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये है उनकी फ़ोटो। बेंजामिन क्या है, फ़ोटो के जरिए अपन चीज़ों को बहुत अच्छे से माइंड में बैठा सकते हैं, इसीलिए हमने साइड में यहाँ पे फ़ोटो भी रख दी है। ठीक है, तो फ़ोटो देखिए और चीज़ों को माइंड में बैठाइए। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के बने अगेन 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसे अपने मोदी इस समय छाए हुए हैं, इसी तरह वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू छाए हुए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट है, ये लिखा है हमने। इम्पॉर्टेंट क्या है इसके लिए कि इजराइल की राजधानी आपको पता होना चाहिए, यरूशलेम है इजराइल की राजधानी। और इजराइल में जो करेंसी चलती है वो इजराइल शेकेल चलती है, इजराइल शेकेल चलती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति वहाँ के ये हमने लिख दिया था, रेवन रिवलिन। ठीक है, हालांकि इनका नाम बहुत नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप एक बार माइंड में इसको रख सकते हैं, रेवन रिवलिन। ये है हर्षवर्धन। देखिए काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये क्यों खुश लग रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, तो इन्हें WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे पहले कौन पोस्टेड थे, डॉक्टर हिरोकी नकटानी वहाँ पे पोस्ट थे। और आप लोगों ने भी सुना होगा WHO का, WHO की जब ये कोरोना वाला केस आया, कोविड-19 वाला केस, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसे ठहराया गया? WHO को। कहा गया कि इसमें चीन के लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने इस महामारी के बारे में हमें बताया नहीं था।
है ना। तो वहाँ से जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे उन्हें हटाकर और किसे रख दिया गया, अपने हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने हर्षवर्धन, इन्हें रख दिया गया। ये कहाँ से आते हैं, चांदनी चौक दिल्ली से आते हैं हर्षवर्धन, ठीक है, माइंड में रखिएगा ये चीज़ें। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO के जो महानिदेशक हैं ये कौन है, टेड्रोस एडहानम, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये, इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा, टेड्रोस एडहानम इनका नाम है। नेक्स्ट न्यूज़, चीनी लेखक फांग मतलब कोविड-19 में भाई थोड़ा सा सभी लोगों को आने वाले टाइम पे सब कुछ पता होना चाहिए। तो इस चीनी लेखक ने क्या किया कि फांग नामक एक पुस्तक लिख दी। ये वुहान डायरी, नाम क्या है इसका, ये मैंने फ़ोटो भी इसकी दे दी है आपको, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, ठीक है, इसे लिखा गया है, इसे प्रकाशित किया गया है। और ये प्रकाशित कहाँ से किया गया है, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट हो रहे थे उनका सबका एक मिक्सचर बना के कोविड-19 के लिए इस लॉकडाउन के टाइम पे ये बुक लिखी गई थी। इसका प्रकाशन किसने किया, हार्पर नॉन फिक्सन ने, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, हार्पर नॉन फिक्सन ने इनका प्रकाशन किया था। आगे बढ़ें, फिर है गोविंदा राजुलू चिंटला, ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अभी आप लोग नाम सुन रहे थे हर्ष भानवाला का, हर्ष भानवाला को हटा के अब इन चिंटला को रखा गया है, चिंटला गोविंदा राजुली इनका नाम है। ये चिंटला एक्चुअली आगे इनके नाम पे लगा हुआ, हमने पीछे लगा दिया, चिंटला गोविंदा राजुलू, ठीक है। इनको किसकी जगह रखा गया है, तो इनको हर्ष भानवाला की जगह रखा गया है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, तो 12 जुलाई 1982 पे आया था नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये फैक्ट काफ़ी पूछे जाते हैं, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहीं पे लिखते चलिए या तो माइंड में आप बैठाते चलिए, ठीक है। गोविंदा राजुलू। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किया चरण पादुका अभियान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मध्य प्रदेश में, इवन मेरे होम टाउन सतना में भी ये चीज़ें देखी जा रही थी। यहाँ के कुछ NGO थे जो इसका बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे थे। जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे थे उन्होंने उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए चरण पादुका अभियान का शुभारंभ किया था। इसमें इन्हें चप्पल, जूते ये सब प्रोवाइड कराए जाते थे, जो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उनके घरों से ला के इन्हें प्रोवाइड किया जाता था। जो दुकान वाले नई चप्पल जूते दे सकते थे दान के रूप में, उनसे लेकर इन्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही थी। ये देखिए हमने एक छोटा सा क्लिप भी रखा है इसके लिए। ये हमारे मुख्यमंत्री अपने मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं, अलीबाबा की जैकमा, ये हैं जैकमा, ठीक है, अलीबाबा के काफ़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा के जैकमा ने की सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश, इन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया वहाँ से, है ना। ये करीबन कई सालों से वहाँ पर थे, लगभग ये थे लगभग 2-4 सालों से ये वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, और 2019 सितंबर 2019 में उन्होंने सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक है। 25 जून को आई थिंक इस्तीफा देने की उनकी संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, तो ये सॉफ्ट बैंक के बारे में थोड़ा सा हमने ये इन्फॉर्मेशन ले ली है कि इसके CEO कौन है, मासायोशी सोन है इसके, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये काफ़ी बार बैंक एग्ज़ाम में पूछा गया है। सॉफ्ट बैंक का मुख्यालय तो कहाँ पर है, टोक्यो जापान। वो कौन सी सिटी है, मिनोतो सिटी पे है, ठीक है। सॉफ्ट बैंक स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सारी इन्फॉर्मेशन का, बाद में आपके पढ़ने के काम आएगी। आगे बढ़ें, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय HRD मिनिस्टर है ना, HRD मिनिस्टर ने क्या किया, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल लॉन्च। ये किसके लिए, IIT वालों के लिए। IIT वालों के एग्ज़ाम आने वाले थे, सबसे बड़ी चिंता उन्हीं के लिए थी क्योंकि उनका कैरियर दांव पे लग गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत पूरी सिक्योरिटी के साथ आप JEE मेंस और नीट के पेपर मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब HRD के बारे में बात हुई है तो थोड़ा जान लेते हैं। HRD मिनिस्टर हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ें, नेक्स्ट न्यूज़,
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 की हैंडलिंग के अब देखिए इतने सारे आरोप लग चुके हैं WHO के ऊपर, तो वो अपनी साख को बचाने के लिए उसने कहा कि हम इसकी स्वतंत्र जांच शुरू करेंगे, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। तो ये प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया, उसका नाम क्या दिया, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, ये लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर लगे अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन कर देना है। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय आरोप लगाए जा रहे थे उसका क्या कर दिया जाए, खंडन कर दिया जाए। अगर ये सब कुछ सही पाया जाता है तो ठीक है भाई, इनकी साख बची रहेगी। क्योंकि अभी आपने सुना अमेरिका ने भी इसको अपना फ़ंड देने से मना कर दिया, चाइना वालों ने एक्स्ट्रा फ़ंड दिया लेकिन अमेरिका ने फ़ंड देने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी सारी समस्याएं आ गई WHO के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ही इसका सबसे ज़्यादा डोनर था। सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे रहा था, अमेरिका दे रहा था, और उसने देने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित देश की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, अमेरिका है। काफ़ी लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो इस स्वतंत्र जांच के प्रस्ताव का समर्थन लगभग कितने देशों ने दिया, 116 देशों ने किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने इस प्रस्ताव को, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स को विरोध कर दिया, बोला कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है, और अभी अभी हमने बताया था टेड्रोस एडहानम वहाँ के महानिदेशक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, चीन ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया। चाइना ने क्या किया भाई, अभी हमने बताया ना कि अमेरिका ने WHO को पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन चीन ने कितना दे दिया, चीन ने एक्स्ट्रा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान कर दिया। ठीक है, 2 वर्षों नहीं नहाया तो क्या हो गया, तो 2 वर्षों में दी जाने वाली $2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, अब भाई इतनी बड़ी बीमारी को फैलाया भी वहाँ से गया था, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा हमें पैसा दिया और बोला कि भैया लो पैसा ले लो और सब कुछ भूल जाओ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, चाइना से रिलेटेड न्यूज़ है। तो चाइना की राजधानी बीजिंग सभी को पता होगी आई थिंक, मुद्रा वहाँ पे रेनमिन भी चलती है, और राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग, ये हैं चाइना के राष्ट्रपति। ठीक है, सी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं, रस्किन बॉन्ड नाम काफ़ी चर्चित है। रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन पर लॉन्च की नई किताब। ठीक है, अब ये नई किताब कौन सी लॉन्च की है तो उसके बारे में जान लेते हैं। नाम क्या है उसका, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, इसके ई बुक संस्करण का विमोचन किया है ना। कोविड-19 के कारण अब फिजिकली तो ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने इसका संस्करण कैसे किया, ई बुक के फॉर्म में किया। इन्होंने क्या किया, अपने बचपन, रस्किन बॉन्ड काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, तो इन्होंने अपने बचपन में ना वो रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके नई किताब के चित्रण में सम्राट हलदार ने भी अपनी भूमिका निभाई है। साउथ मिड रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए एक रेल बॉट का निर्माण किया। ये रेल बॉट करता क्या है, तो ये रेल बॉट भाई दवाइयाँ, चिकित्सा के सामान, मतलब क्या हो रहा था इस कोविड-19 के कारण डॉक्टरों को भी थोड़ा सा बढ़ने लगा था कोरोना, तो दक्षिण मध्य रेलवे ने क्या किया, इसने ऐसे रेल बॉट बनाए जो मरीजों के पास दवाई ले जा सके, उनके पास चिकित्सा का सामान ले जा सके, है ना, उनको खाना दे सके, जिससे डॉक्टरों को, नर्सों को शारीरिक संपर्क की आवश्यकता कम हो जाए। इसके होने से क्या होगा कि वो लोग संक्रमण से भी बचे रहेंगे, और कोरोना के जो मरीज़ हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो सकेंगे और कोरोना को ख़त्म किया जा सकेगा। तो यह डिवाइस, वही हमने लिख दिया, डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के खतरे से दूर रखने में सक्षम बनाएगा। मध्य प्रदेश में शुरू की गई दीदी वाहन सेवा, ये दीदी वाहन सेवा, इससे रिलेटेड सेवाएं भी बहुत पहले चालू की जा चुकी हैं। ये किसके लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है। कहाँ पे स्टार्ट की गई है, झाबुआ ज़िले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा का शुरुआत की गई थी।
इनको क्या कह के लिए मैंने अभी बताया, प्रेगनेंसी मतलब सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई थी, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। ओके, इम्पॉर्टेंट था ये, थोड़ा सा इसको रखिएगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, व्यापम के एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी। दीदी वाहन सेवा किसके लिए? सुरक्षित प्रसव के लिए। कहाँ पर? झाबुआ जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन हो गए हमारे? लालजी टंडन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिलीप उम्मेन, ये हैं दिलीप उम्मेन, है ना, अपॉइंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। दिलीप उम्मेन होंगे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। ठीक है, ये देखिए इनका सीना चौड़ा हो रहा है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं ये वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं, और टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र का स्थान लेंगे, है ना। इसके पहले कौन थे? तो टीवी नरेंद्र अभी तक थे, इनकी जगह कौन आ जाएंगे? तो दिलीप उम्मेन आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? दिलीप उम्मेन। इनका मुख्यालय कहाँ है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। बहुत कम समय में बहुत फेमस, बहुत अर्निंग वाली कंपनी ये बन चुकी है। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये एसोसिएशन 2005 में लगभग तैयार किया गया था, और ये किसके लिए था? ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए इस एसोसिएशन का निर्माण किया गया था, है ना। इसकी अध्यक्षता माननीय मोदी जी करते हैं, और आई थिंक 9 सदस्य होते हैं, जिसका एक सदस्य वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी जब ये एसोसिएशन बनाया गया, उसके कुछ सालों बाद ही लगभग 3 से 4 लोग इसमें रिज़ाइन कर दिए थे, है ना। तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। NDMA ने तैयार किया डैशबोर्ड, कौन सा? NMIS, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, ठीक है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या है? NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य क्या था कि प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के अनुसार आवागमन को सुगम बनाने के लिए किसका निर्माण किया गया था? नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। ठीक, अब ये क्या है? देखिए मैंने लिखा भी, अच्छा जो सारी चीज़ें हमने बताई वो हमने लिख भी दी थी यहाँ पे। तो ये कब बनाया गया था? 27 सितंबर 2006 को फॉर्म किया गया था। किस एक्ट के तहत? 2005 एक्ट के तहत, है ना। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? चेयरपर्सन है। 9 मेंबर्स होते हैं, और 1 मेंबर ही उसका क्या बना दिया जाता है? वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं, ये आ गए हमारे रमेश पोखरियाल साहब। इन्होंने क्या किया? इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किया, है ना। इन्होंने, ये रमेश पोखरियाल हैं, इन्होंने क्या किया है? MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया, ऑनलाइन प्रोग्राम चले गए। तो इन्होंने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, बहुत बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां हैं ये। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर क्या किया है? एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया इंडस्ट्री, एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता कर दिया। ये किसके लिए है? तो सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, उनके लिए उन्होंने ये साझेदारी की है। ठीक है, दोनों कंपनियों को नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? सौर ऊर्जा जो होती है ना। तो इन दोनों ने मिलकर किसके लिए काम करना शुरू किया है? सोलर एनर्जी के लिए काम करना स्टार्ट किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं भाई? NTPC का नाम आया, तो NTPC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह है। और ONGC के कौन है? शशि शंकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया? यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना कर दी, है ना। ये देखिए, ये लेके रखे हुए, इतना बड़ा चेक लेके रखे हुए हैं योगी साहब। तो इन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट और सिडबी, है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।
कितने का? 15 करोड़ रुपए का ये प्रारंभिक योगदान दिया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों को सहयोग करना है। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड इनिशियल इंडस्ट्रीज स्टार्ट की गई थी उनको मदद करने के लिए 15 करोड़ रुपए दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? योगी द्वारा। क्या नाम रखा गया इसका? यूपी स्टार्टअप फंड ये कहा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा सिडबी के बारे में जान लेते हैं। सिडबी की बात आ गई तो सिडबी के बारे में, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। भारत बना दुनिया में पीपीई किट। पीपीई किट क्या है आपकी? पीपीई किट है आपकी, ये देखिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये डॉक्टर, नर्स, जो हमारे कोरोना के वॉरियर्स थे उनके लिए ये किट का निर्माण किया जा रहा था। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता था। पहला कौन है? चाइना। चाइना के बाद फिर कौन आता है? भारत। ये हर दिन कितने बना रहा था? 2.06 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा था, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। ठीक है, ये चाइना के बाद हमारा दूसरा देश है जो इतना बड़ा प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो पीपीई किट में मूल रूप से होता क्या है? तो देखिए, शू कवर होते हैं, ये हैं आपके शू कवर, और क्या होता है? दस्ताने, ग्लव्स होते हैं, और क्या होता है? आई शील्ड, ये है आई शील्ड, और मास्क और गाउन, पूरा गाउन, ये गाउन और मास्क के साथ रखा हुआ है। तो मास्क गाउन होता है, ग्लव्स होते हैं, शू कवर होता है और आई शील्ड होता है। ये मेन रूप से होते हैं एक पीपीई किट में। कितने बनाए गए हैं? 2.06। कौन से नंबर पे है भारत? तो दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं भाई, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? तो हर्षवर्धन के द्वारा, है ना। कौन है ये? स्वास्थ्य मंत्री। कहाँ से आते हैं? चांदनी चौक, दिल्ली से आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं इस थर्ड वीक पे, कौन कौन से हैं? तो पहला है 17 मई को, कौन सा? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? जिसको बीपी की बीमारी रहती है उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी देश के नागरिकों को इसे धीरे धीरे मारने वाला कारक और रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कौन सा? ये बीपी दिवस बोल सकते हैं इसको, हाइपरटेंशन डे, 17 मई को मनाया जाता है। आगे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? 17 मई को ये भी मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्थाओं को आगे ले जा सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भाई ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ITU, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और इसके हेड कौन है? हॉलिन झाओ। हालांकि ये चीज़ कभी एग्जाम नहीं पूछी गई, बट ITU का हेड क्वार्टर काफ़ी बार पूछा गया है। तो कहाँ है ये? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी कि हमारे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया, एंटी टेररिज्म डे 21 मई को। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे। इनकी मृत्यु कहाँ कर दी गई थी? तमिलनाडु में इनकी मृत्यु की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो तमिल टाइगर्स ईलम के एक हमले में मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है GS की रेस्पेक्ट में। और इस हत्या के बाद VP सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय ले लिया था। VP सिंह कांग्रेस की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका विषय है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, इसका विषय है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है भाई? ये जो बनाता है ऑर्गेनाइजेशन वो कौन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। सिर्फ आप ये माइंड में रखिएगा, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल
ट्रे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम। फिर है अपना टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कब मनाया गया? ये 21 मई को मनाया गया, इंटरनेशनल चाय दिवस, टी डे। ठीक है, ये किस लिए मनाया गया? क्योंकि टी का जो उत्पादन करने वाले मज़दूर होते हैं आज भी उनकी हालात बहुत ख़राब है, तो उनकी हालात को सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हमने लिखा है यहाँ पे, श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है ना। ये टाइगर भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इनकी थीम क्या थी? आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर इसकी थीम है। बस यही आपको माइंड में रखना पड़ेगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? यूएन मनाता है इस डे को, तो यूएन द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाले महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? ये रही इस वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। आपको इस पे जो भी दिक्कतें हों आप कमेंट सेक्शन पे